इवन आई वॉज वेरी पीक पे आ गया था कि आई शुड एंड माई लाइफ. आई वॉज दैट डिप्रेस्ड. आप हमें बताओ कि मेंस लैब स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था या गैप था मार्केट में जो आपको लगा, बिकॉज मेंस लैब वाज इंडियाज द फर्स्ट मेंस इंटीमेट हाइजीन ब्रांड. बॉयज का कोई ऐसा इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट है कि नहीं है? अभी तक कोई भी ब्रांड नहीं है. आई कैन बी द कह सकते हैं उस टाइम पे एक यंग ब्लड. मैं पूरी मार्केट तोड़ दूंगा. गोइंग स्ट्रेट टू रिटेल वाज बिगेस्ट मिस्टेक. आज एक लड़का शॉपिंग करने कब निकल, मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये चाहिए और मैं चला जाऊंगा. एग्जैक्टली. आप आगे पीछे की चीजें नहीं देखोगे. तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गोइंग टू द रिटेल मार्केट विदाउट एनी ब्रांड अवेयरनेस और क्रिएशन. आप या बाजू वाले 2 मिनट के लिए मेरे बारे में बात करो, फिर भूल जाने वाले हो यार कौन था वो भी नहीं पता. तो लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ फर्स्ट. अब तक तू सेंटी लाइफ और अपने आप को बेचारा बना के रखे. कम आउट, ओपन अप लाइक यू डोंट हैव मनी. और पैसा नहीं होके कैसे काम करोगे. बट मैंने उल्टा सोचा. हमने भले सेल्स 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख की हो, बट उसमें से वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ आरटीओस. आरटीओ परसेंटेज वाज 6%. वाओ, ये तो हद से ज्यादा है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने प्रोडक्ट भेजा इंटीमेट वॉश और रिटर्न में आया पत्थर. इन्वेस्टर को एकदम डिटेल में चेक करो, प्रीवियस फंडिंग उसने कहाँ की है. अगर मौका मिले तो उनके फाउंडर से बात करो, इसके प्लस पॉइंट्स बताओ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताओ. ये जो डार्क साइड आप बता रहे हो, थोड़ा उसका और डीप में जाएंगे. वो पॉइंट कौन सा था व्हेन यू रियलाइज कि बिजनेस स्लिप हो रहा है मेरे हाथ से? और फिर मार्केटिंग में अगर कोई मिस्टेक की बात करें तो हिरेन सर, वेलकम टू एलीट ज्ञान एक्सप्रेस. यूजुअली जब लोग पॉडकास्ट पे किसी बिजनेस ओनर को या इंस्पिरेशनल स्टोरी किसी के पास उनको बुलाते हैं तो इट्स ईदर मोटिवेशनल या तो फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसेस की बात होती है. बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेंस लैब, वन ऑफ योर फील्ड कह सकते हैं. यस, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस फील्ड कह सकते हैं. तो वन ऑफ योर फील्ड बिजनेस द मेंस लैब, जो आपने मुझे बताया कि आपने 5 साल चलाया. इट इज स्टिल ऑनगोइंग, बट आपका मेन अटेंशन वहां पे नहीं है अभी. हाँ. तो मेंस लैब की बात करते हैं. सर, मेंस लैब आपका मेन बिजनेस नहीं है अब. नहीं. एंड एज वी स्पोक अर्लियर, आपने बताया कि मेंस लैब एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए. तो हम ट्राई करेंगे कि उसी लर्निंग एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करें हम हमारी ऑडियंस के लिए कि लोग क्या गलतियां ना करें. आप हमें बताओ कि मेंस लैब स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया, या तो फिर क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था या गैप था मार्केट में जो आपको लगा, बिकॉज मेंस लैब वाज इंडियाज द फर्स्ट मेंस इंटीमेट हाइजीन ब्रांड. यस, एग्जैक्टली. तो मुझे शुरू से बताओ उसके बारे में. सो इसका इंस्पिरेशन और इसका जो अब गैप की बात कर रहे हो, दोनों बहुत ही क्वर्की है. इट वाज 2015 आई थिंक सो, जब आई वाज डेटिंग. बहुत अच्छा फेस चल रहा था. तो सडनली एक इंस्टेंट में माय गर्लफ्रेंड आस्क्ड मी कि बॉयज का कोई ऐसा इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट है कि नहीं है. मैंने बोला वो फर्स्ट तो मेरे दिमाग में कुछ वो चीज़ होती क्या है, मुझे पता ही नहीं है क्या है. उस टाइम पे नॉट इवन अ सिंगल ब्रांड वाज सेलिंग मेंस इंटीमेट हाइजीन. वी वॉश और दूसरी सारी ब्रांड्स तो बहुत थी जो सिर्फ फीमेल पे फोकस, फीमेल्स के लिए थी वी वॉश. सो फिर मैंने रिसर्च किया. मैंने सबसे बड़ी चीज़ अमेजोन वहाँ पे जाके लिखा मेंस इंटीमेट हाइजीन. फिर भी मुझे ऑप्शंस में से वी वॉश, फीमेल इंटीमेट हाइजीन, फीमेल इंटीमेट सोप्स और वो सब आ रहे थे. तो मैंने तब देखा कि बहुत बड़ा गैप है ये. मैंने उस टाइम पे यूएस से एक बिलो द बेल्ट या फिर ऐसी कोई ब्रांड थी, आई डोंट रिमेम्बर. मैंने वो ऑर्डर किया, वो मुझे इंडिया में 2500 का पड़ा. यूएस से शिपिंग कर रहा था. ये आई एम सो सॉरी, ये कौन सा ईयर था? ये 2016 की बात है. 15 में ये बात हुई, 16 में आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट. ओके. तो 2016 में मतलब मैंने ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने उसका एक ही बार यूज़ किया उसको, बट उसका जो फील आया, जो पर्सनल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ आफ्टर यूजिंग दैट, बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा मार्केट गैप है. अभी तक कोई भी ब्रांड नहीं है. आई कैन बी द कह सकते हैं उस टाइम पे एक यंग ब्लड. मैं पूरी मार्केट तोड़ दूंगा, फर्स्ट मूवर पूरी मार्केट तोड़ दूंगा बहुत एग्रेसिव जाकर. तो अब मैंने ये इसके बारे में 1 साल जितना रिसर्च किया. एंड 2017 में आई फॉर्मुलेटेड दिस इंटीमेट वॉश. एंड 2017 एंड 2018 कह सकते हैं, तब से मैंने ये ब्रांड स्टार्ट की, मेंस लैब. सो दिस इज द जर्नी हाउ दिस आइडिया केम एंड आई कन्वर्टेड इनटू अ ब्रांड. थोड़ा साइंटिफिक कहूँगा या नहीं, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड, बट इसके रिसर्च के पीछे क्या जाता है यूजुअली? इज इट द सेम थिंग जो हम फेस वॉश या शैम्पूज में या बॉडी वॉशेस में यूज करते हैं? तो
एक शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये हम्म। तीनों की प्रॉपर्टी अलग होती है बिकॉज वो अलग लोकेशन पे है। जैसे फेस है, मैन का फेस थोड़ा रफ होता है, तो उधर एकदम हैवी ड्यूटी फेस वॉश यूज कर सकते हैं, करेक्ट बट इंटीमेट पार्ट्स मैन के भी बहुत सेंसिटिव होता है। करेक्ट तो वहां पे अगर अपन सोप यूज करेंगे तो सोप का सबसे मेन प्रॉपर्टी है टू एब्जॉर्ब ऑल द ऑयल फ्रॉम योर स्किन। तो ड्राई हो सकता है बहुत ड्राई हो जाएगा, उससे आपको रैशेस, रेडनेस और वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट तो वही सोप का फॉर्मूला इंटीमेट हाइजीन के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज इंटीमेट वॉश इज मेड इन सच अ वे कि आपके बॉडी की इंटीमेट एरियाज की क्लीनिंग हो रही है बट ऑयल्स रिमूव नहीं हो रहे। ओके जो आप वर्कआउट कर लो या फिर आप रनिंग कर लो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, डेली यूज भी डेली यूज भी कर लो, तो वो जो स्वेटिंग और वो सब होती है वहाँ पे वो स्वेटिंग जरूरी है बट उसको क्लीन करना है स्वेट को। वो स्वेट होती है ऑयल की वजह से, और वो ऑयल आपके फ्रिक्शन नहीं होने देते दो पैरों के बीच में। ओके वो ऑयल आपके दो पैरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। वो फ्रिक्शन अगर आपने सोप यूज कर लिया तो आपकी स्किन ड्राई हो गई, और जब वो फ्रिक्शन होगा ना वहां से आपके रेडनेस और रैशेस चालू हो जाएंगे। तब आप बहुत बार सोचोगे कि आपने सोप यूज करने के बाद कुछ भी एक्टिविटी की हो, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, यू एडजस्ट योर अंडरवेयर और लोअर पैंट्स। तो इंटीमेट वॉश वहाँ पे हेल्प करता है कि आपके ऑयल्स को प्रिजर्व करता है वहाँ पे, जो जरूरी है, विथ बैलेंसिंग द पीएच लेवल। सो ये एक प्रोडक्ट पूरा अलग है। इसको अपन ना फेस वॉश के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना ही आप शैम्पू को वहाँ यूज कर लो। वी कैन नॉट डू दैट। बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, और इवन इन टर्म्स ऑफ एक इंटीमेट पार्ट ऑफ अ मैन, वो एक सिंगल सेक्शन पे अब स्किन भी है और इंटरनल मसल भी है। तो अब अंदर जब उसको जब क्लीन करते हो तो अब वो नॉर्मल SLS पैराबिन वाले सोप से नहीं कर सकते। आपको जलन भी हो सकती है, आपको ईचिंग भी हो सकती है, उससे बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने रिसर्च में ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखा, और उसके बाद पूरा एक डॉग बनाया था कि हमारे प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए और किस वे में हम इसको मार्केट करेंगे। सो दिस वे वी इंट्रोड्यूस इंटीमेट वॉश इन इंडिया। कंसिडरिंग मार्केटिंग की आपने बात की, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो सबसे पहली गलती क्या थी जो उस वक्त शायद छोटी लगी, कंसिडरिंग के अब वो ब्रांड उतना नहीं चला रहे हो आप, फोकस भी नहीं है वहाँ पे, ना शायद वो ब्रांड अभी उतना रन हो रहा है, क्योंकि 2025 में अभी बहुत सारे दूसरे इंटीमेट हाइजीन ब्रांड्स आ गए हैं मेंस के लिए। तो कौन सी पहली ऐसी गलती थी जो उस वक्त छोटी लगी और आगे जाके आपको रियलाइज हुआ कि यार शिट दिस वाज अ बिग मिस्टेक? सो सबसे बड़ी गलती थी कि मैं डायरेक्टली रिटेल मार्केट में घुस गया। ओके कि रिटेल मार्केट एक इतना बड़ा ट्रैप है ना। आप सोचोगे कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलर को लाखों के माल बेच दिए, बट वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर को बेचे, यू आर नॉट सेलिंग टू द कस्टमर। सो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, आपका जो रिटर्न रेट होता है ना फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपकी ब्रांड तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नहीं है, बिकॉज आप नए प्लेयर हो, नो वन नोज योर ब्रांड, एंड डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि मैं शेल्फ पे रखूंगा और वो बिक जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो मेरा फर्स्ट स्टेप वो था कि मैंने बहुत सारे रिटेल चेन्स बना दी, ऐसे ही प्रोडक्ट प्लेसमेंट करा दिया, बस पेपर गेम पे खेल रहा था मैं। हाँ यार, पेपर पे नंबर बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे इतना डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा इतने लाख का माल खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा पर जबकि वो बिक नहीं रहा था। राइट सबसे बड़ी गलती। बट उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, कुछ नहीं, मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ, फिर मैं मार्केटिंग करूंगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस आ जाएगी। थोड़ा पॉज करूंगा बीच में। ब्रांड एग्जैक्टली कौन से ईयर में स्टार्ट हुई? बाद में 2018 में ब्रांड स्टार्ट हुई, आप सीधा रिटेलर्स के पास गए। तो 2018 में कितना टाइम लगा आपको रिटेलर्स तक पहुंचने के लिए? विदिन 3 मंथ्स। विदिन 3 मंथ्स, यस। और उसके बाद आपने मार्केटिंग का सोचा, तो उस वक्त आई थिंक इंस्टाग्राम पे एड्स चल भी रहे थे, नहीं भी चल रहे थे, यही सीन था पूरा ना? हाँ। ओके, गॉट इट। तो गोइंग स्ट्रेट टू रिटेल वाज योर मिस्टेक? यस, गोइंग स्ट्रेट टू रिटेल वाज बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब इसके अंदर आपको एक सिंपल चीज बताऊं ना, आज एक लड़का शॉपिंग करने कब निकलता है या फिर कुछ लेने कब निकलता है? मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये चाहिए और मैं चला जाऊंगा लेने। एग्जैक्टली, आप आगे पीछे की चीजें नहीं देखोगे। राइट। आपने शेल्फ पे, मैंने भले कितने अच्छे से इंटीमेट वॉश को हाईलाइट करके बताया, क्या है, मुझे एक तो फर्स्ट चीज तो मुझे पता ही नहीं इंटीमेट वॉश होता क्या है। राइट, सब साबुन लगा रहे हैं, सब साबुन लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे, पता ही नहीं हमको। तो मैं डायरेक्टली उधर कुछ भी कर दूं, मेरा नजर भी नहीं जाएगा, और वो होगा कहीं ना कहीं कोने में या कहीं पड़ा होगा। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गोइंग टू द रिटेल मार्केट विदाउट एनी ब्रांड अवेयरनेस और क्रिएशन।
और फिर मार्केटिंग में अगर कोई मिस्टेक की बात करें तो हम मार्केटिंग में मिस्टेक की बात करें तो बहुत सारी मिस्टेक्स जैसे उस वक्त आपको शायद ये चीज़ रियलाइज हो गई होगी ना हाँ कि मैं रिटेल में क्यों घुस गया हाँ पहले, फिर अगर मार्केटिंग पे आए तो मार्केटिंग की बात करें तो बहुत एक सिंपल चीज़ है, एक स्टार्टअप हो तो थिंक लाइक यू डोंट हैव मनी, आपके पास ओके पैसा ही नहीं है और पैसा नहीं हो के कैसे काम करोगे। बट मैंने उल्टा सोचा, कि पैसा पैसा है है हाँ कहाँ बर्न करना है। बूटस्ट्रैप कंपनी थी हाँ उस वक्त बूटस्ट्रैप कंपनी ओके पैसा है, पैसा मतलब इफ आई टॉक अबाउट माय बैकग्राउंड देयर इज अ गुड बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस पीपल इन माय फैमिली। तो दिमाग में ये था कि पैसा बहुत पड़ा है, राइट बस उड़ाना है। छोटा यंग ब्लड ब्रो, Yeah. सो नो स्ट्रेटजीज नथिंग। ये मार्केटिंग एजेंसी ने बोला कि महीने का 2.5 लाख लूंगा, आपकी ब्रांड बना दूंगा, ओके डन, अरे बाप रे विदाउट एनी आइडिया, विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी थॉट्स, hiring someone without Yeah. any thoughts, getting work done कि आपके पास पैसा है तो काम हो जाएगा, नहीं। You have to think in a startup कि भाई you don't have a single fund, Yeah. पैसा नहीं हो के आप कितना कमा सकते हो, राइट फिर सोचो कि पैसा आने के बाद मैं इसका 10x तो मिनिमम कर लूंगा। ओके समझ गया। मेंस इंटीमेट हाइजीन जैसी कैटेगरी इंडिया में अभी भी थोड़ी अंडर डेवलप्ड है, या तो फिर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग था पर उस वक्त मार्केट फिट नहीं था, या लोग अनएजुकेटेड थे, या ऐसा कुछ? सो प्रोडक्ट जैसे आपने पहले भी कहा कि अब पर्पस वो वाई क्लियर होना चाहिए शॉपिंग का, हाँ तो एक पॉइंट पे उस वक्त हम मानते हैं कि उस वक्त लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे शायद, नहीं आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग था, बिलीव करते हो? यस 100%। आज भी आते हैं लोग कि आपने इंटीमेट वॉश को इतना कम प्रोडक्शन पे क्यों कर दिया। तो अवेयरनेस और एजुकेशन एज अ चैलेंज आपने उस वक्त सोचा था कि मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए या एजुकेट Exactly. करना चाहिए, तो वो कैसे कर रहे थे आप? सो इनिशियली हम लोग ने सोचा कि चलो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से काम हो जाएगा, तो वी पिच्ड इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लिए, वी वर्कड आउट अ लॉट। हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ एक हमने फोकस किया था इंटीमेट हाइजीन पे, बट हमने ये फोकस नहीं किया था कि हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनके कंटेंट बनाना चालू किया, बट बीइंग एन इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट इसका मार्केट करने का स्टाइल अलग होता है। Right. You cannot show your intimate parts openly on internet. Yeah. So वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद हमने सोचा कि यार प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, ना ही प्रॉब्लम मार्केट में, प्रॉब्लम है कि हमने प्रॉपर्ली अवेयर नहीं किया। लोगों को फर्स्ट चीज हमने बताया नहीं कि इंटीमेट वॉश क्या होती है। लोग इंटीमेट वॉश को भी बॉडी वॉश समझ के रिजेक्ट कर रहे थे इनिशियल स्टेज पे, ओके क्योंकि उनको पता ही नहीं इंटीमेट वॉश क्या होता है। फॉर देम इंटीमेट वॉश हाँ एक टाइप का नया बॉडी वॉश आया, सो दे वर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट के इंटीमेट वॉश एग्जैक्टली क्या होता है। फिर हमने इसको केटर करने के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली इंटीमेट हाइजीन के एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाया। ओके हमने कहीं पे भी ये पिच नहीं किया कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, या फिर ये प्रोडक्ट अच्छा है या वो। हमने सिर्फ ये बताया कि एक इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट से आपके क्या बेनिफिट है और एक इंटीमेट हाइजीन चीज होती क्या है, फर्स्ट चीज। राइट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमने फिर उसके अकॉर्डिंग ही पूरा हमारा चैनल प्लेस किया कि हम लोग को इंटीमेट हाइजीन के ऊपर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाना, रेस्ट काम अपन रीटारगेटिंग और उससे कर लेंगे। सो इन्फ्लुएंसर से भी हम लोग ऐसा कंटेंट निकालते थे जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि एक मैन के पर्सनल हाइजीन वो पूरे दिन में कैसे रख सकता है। तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ इंटीमेट हाइजीन की बात नहीं करते थे, वी टॉक अबाउट देयर बैड स्मेल, नेल्स, ये आर्म स्मेल, बहुत सारी चीज़ों के बाद में उनको बोलते थे कि इंटीमेट हाइजीन योर प्राइवेट पार्ट की भी एक अलग स्मेल होती है, उसको रिमूव करने के लिए भी अलग प्रोडक्ट निकलता है। और फिर जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट पॉडकास्ट से स्टार्ट में बताया ऑयल वाला पार्ट, सो वी एक्सप्लेन देम कि ऑयल आपकी बॉडी में जरूरी है इन योर इंटीमेट एरियाज। तो इस तरीके से हम लोगों ने अवेयरनेस करने का ट्राई किया, बट उस टाइम पे डेफिनेटली प्रोडक्ट वाज मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था इन इंडिया। टू अर्ली, वेरी अर्ली। अभी लगता है इट्स स्टिल अर्ली इन इंडिया? नो, इट्स नॉट एट ऑल। बहुत सारी ब्रांड्स आ गई है बिकॉज ऑफ फ्यू ब्रांड्स वेंट टू शार्क टैंक, वहाँ से अवेयरनेस इंक्रीज हुई है। अभी इंटीमेट हाइजीन सेक्टर में, मेंस के इंटीमेट हाइजीन सेक्टर्स में बहुत सारी ब्रांड्स आ चुकी है। पहले गिन के 1 या 2 थी, अभी आपको 100 से ज़्यादा ब्रांड्स मिलेगी। वाह। हमने डिस्कस किया कि गोइंग टू डायरेक्टली रिटेल, उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग, तो इनिशियल फर्स्ट ईयर में सेल्स कैसी थी?
इनिशियल अगर हम वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर या उनका स्किप कर दे तो डायरेक्ट सेल्स। ऑन पेपर सेल्स हाँ बताओ ना। इट वाज अराउंड पर फर्स्ट मंथली, ईयर, हाँ पर मंथली वी यूज्ड टू डू अराउंड 8 to 9 lakhs का सेल्स। फर्स्ट ईयर में भी। यस। वाओ। नाउ यू आस्क मी व्हाई वाई यार, बिकॉज ये छोटा नंबर तो नहीं है बिल्कुल व्हाई भी। इट फेल्ड, यू वांट टू आस्क मी दैट? क्योंकि नहीं, विल गेट टू दैट। पर ओके, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और अगर लास्ट ईयर जब फिफ्थ ईयर हम कंसिडर करते हैं उसको, तब कितनी थी अप्रोक्स? पर मंथली 25,000 25,000 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की? यू टॉकिंग अबाउट 2024? नो नो, नॉट 24, जैसे 5 साल का हम हाँ, लेते okay. हैं, हाँ तब ड्यूरेशन, इट तब वाज अराउंड हमारा मैक्सिमम पीक गया हुआ है 15 lakhs पर मंथ। 15 lakhs पर मंथ। यस। ये होगा कंपनी रन कर रही है अराउंड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर जैसा। यस। ओके, तो अभी जैसे आपने गलती से बता दिया कि लास्ट ईयर सिर्फ मंथली सेल 24,000 थी। यस। तो आई अंडरस्टैंड कि कभी ना कभी तो बिजनेस स्लिप होना शुरू हो गया होगा। तो वो पॉइंट कौन सा था व्हेन यू रियलाइज कि बिजनेस स्लिप हो रहा है मेरे हाथ से, और उसके पीछे की कोई इमोशनल रीजन था कि यार नहीं हो रहा मुझसे अब, या कोई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस था आपका कि चलो हमें पता चल रहा है कि सेल्स यहाँ से नहीं आ रही है, हमें शायद इसको बंद करना पड़ेगा और आई हैव टू स्टेप डाउन? सो फोर्थ ईयर था तब हमारी सेल जो मैंने आपको बताई, दैट वाज ग्रॉस सेल्स। ओके। ग्रॉस सेल्स। हाँ। नेट सेल्स जो होती है दैट इज डिडक्टिंग एवरीथिंग, Right. आरटीओज एंड एवरीथिंग। हमने भले सेल्स 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख की हो, बट उसमें से वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ आरटीओज एंड आरटीओ परसेंटेज वाज 70%। वाओ, ये तो हद से ज्यादा है। हद से ज्यादा। इसकी स्टोरी आरटीओ की आपने मुझे नीचे भी बताई थी कि बहुत फनी स्टोरीज होती थी बहुत आरटीओ फनी की। स्टोरीज लाइक, तो प्लीज एग्जांपल दो ना कोई। एग्जांपल मैं आरटीओ की बात करूं तो आरटीओ इज रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन नॉट आफ्टर एक्सेप्टिंग इट। ओके। पहले ही पहले ही कर दिया, पहले कैंसिल ही कर दिया। भाई हाँ, आपके डोर स्टेप पे आया, नहीं चाहिए लेके जाओ। हम्म। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने प्रोडक्ट भेजा इंटीमेट वॉश और रिटर्न में आया पत्थर, रिटर्न में आया फेयर एंड लवली के क्रीम। हाँ, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं हाँ। जिसकी वैल्यू 1 या 2 रुपए या मैक्सिमम से मैक्सिमम 25-30 रुपए होगी। बहुत मतलब हमारा आरटीओ 70% आरटीओ में से आपको गिन के बताऊं ना तो 15-20% तो ऐसे प्रोडक्ट्स ही थे, पत्थर आते थे और वो मैंने कलेक्ट करके रखे हुए टेबल बनाएंगे उसका। वही। सो ये हमने भी फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये कर कौन रहा है। फोर्थ ईयर में भी 70% तक आरटीओ था। यस। अरे बाप रे। सो फोर्थ मोस्टली आरटीओ स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर से। ओके। सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर के बीच में देवर द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 40, 50, 55, 60, मैक्सिमम वी रीच टू 70% आरटीओ। माय गॉड। एंड बहुत सारी चीज़ें की इसके लिए टू सॉल्व इट आउट। मैं वही पूछने वाला था, फॉलो अप क्वेश्चन वही था मेरा कि किस चीज को सॉल्व करने का फिर आपने सोचा ही होगा, तो क्या था और उसका सॉल्यूशन आया या नहीं आया बाद में? सो सॉल्यूशन तो आना चाहिए था बट आया नहीं। ओके, क्या था, क्या सोचा था आपने? इसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। ओके। दैट इज बिफोर एनी शिपमेंट यू डू, आप उसको भेज रहे हो, एक कॉल कंफर्मेशन ले लो कि आपका ऑर्डर कंफर्म है तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। दूसरी चीज जो अभी के जो मार्केट ई कॉमर्स मार्केट है उसके अंदर आई है, दैट्स अ पार्शियल सीओडी। राइट। आप उनसे 50 रुपए पहले ही ले लो कि भाई ये आप सीओडी आपको मिल जाएगा बट आप 50 रुपीज पहले पे कर दो, उसके बाद आपका पूरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज होती है कि जब आरटीओ होता है ना तो उसके अंदर भी 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक शिपिंग एजेंसी को, कि वो 3 बार अटेम्प्ट कर सकता है। हाँ, कि भाई ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तो वो पूछता है बार-बार कि भाई आप अवेलेबल हो कि नहीं फिर हो, से आ जाता हूँ। फिर से आ जाता है। तो जब वो पहला अटेम्प्ट फेल होता है ना तो कॉल दैट गाय कि ये अटेम्प्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो वी हैव टू रेज केस टू दी शिपिंग एजेंसी कि आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स पहुंच ही नहीं रहे और आप ऐसे ही आरटीओ बता रहे हो। सो ये सारी चीजों को हर एक एंगल से एक साथ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कॉल कर लिया या फिर आपने सिर्फ पार्शियल सीओडी कर लिया या फिर कोई भी एक चीज, सबको एक साथ करोगे ना तो इसके रेट जो मार्केट रेट से
ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ। जैसे अब मेरा 60 है ना, मैं वहां से सीधा 20-25 तक पहुंच सकता था। RTO 0 इम्पॉसिबल है, करेक्ट, उसको आप कभी नहीं रोक कोई भी सकते। ब्रांड कोई भी ब्रांड हो, आप बड़ी से बड़ी ब्रांड ले लो ना, उनका RTO रेट भी 25 से 30% तो हो गई, बट दे टैकल इट इन, वो जो RTO का कॉस्ट है ना, वो लोग प्रोडक्ट में गिन लेते हैं स्टार्टिंग से ही, एज अ ब्रांड या एज अ ब्रांड। ओके, गॉट इट। व्हेन दे जब आप प्रोडक्ट प्राइसिंग फाइनलाइज कर रहे yes, हो तब आप आरटीओ का भी वैल्यू कॉस्ट उसमें ऐड कर देते हो। हैं, तो उनको वहाँ पे वो लॉस नहीं होता है, बिकॉज उनको पता ही होता है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, कि इतना % RTO तो होने वाला है, राइट। सो वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स है जो आप RTO को रिड्यूस कर सकते हो। सबसे बेस्ट स्टेप तो कीप ऑन कॉलिंग, या कॉल कंफर्मेशन, उसके बाद पार्शियल सीओडी। यस। एक क्वेश्चन आया बीच में मुझे, आप जब बोल रहे थे तब, कि आपने जैसे कहा कि पत्थर रिटर्न में आते थे, दूसरे प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं लोग, तो ये कस्टमर तो नहीं करते हैं, तो ये जो शिपिंग एजेंसी है वो कर रही है। एग्जैक्टली। तो वो प्रोडक्ट्स फिर जा कहाँ रहे हैं? और शिपिंग एजेंसी, इफ यू डोंट माइंड सेइंग द नेम। नो सॉरी। ओके। तो उनका क्या फायदा हो रहा है इसमें? उनका फायदा ये है कि आज मैं प्रोडक्ट आपको भेज रहा हूँ, हाँ, बीइंग अ ब्रांड, मैंने आपको जब पहला प्रोडक्ट भेजा उसका मेरे को एक शिपिंग कॉस्ट लगा, आपसे जो प्रोडक्ट मेरे को वापस आएगा ना, उसका भी एक शिपिंग कॉस्ट होगा। ओके, जो आप ही पे कर रहे हो। हाँ, वो मैं ही पे कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट गया, ये शिपिंग एजेंसी नहीं कर रही है, ओके, ये कर रहे हैं उनके कुरियर पार्टनर्स, जो कुरियर जो देने जाते हैं। उन बहुत सारे बीच में बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप देखने जाओ ना, कितने प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो पहुंचते ही नहीं है, डिलीवर ही नहीं करते, और RTO लिख देते हैं, और वो बीच में से प्रोडक्ट निकाल के पत्थर डाल के जाने देते हैं। वो प्रोडक्ट का हो क्या रहा है? वो प्रोडक्ट जाते हैं रीसेलिंग में, या फिर वो उनके पर्सनल यूज के लिए जाएंगे, या फिर रीसेलिंग के लिए। अगर आप समझो, माय प्रोडक्ट वाज अराउंड 549, नो दैट बिग वैल्यू, बट ये सेम चीज होती है बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप्स हो गए, कुछ भी हो गया, वहाँ पे भी ये चीज बहुत देखने मिलती है। राइट। उन लोगों ने ले लिया ब्लैक मार्केट में, तो बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा उनको। 50,000 की चीज में 15,000 भी मिलते हैं, तो उनके लिए तो नुकसान है ही नहीं, दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। सो ये बहुत बड़ा एक है जो आई थिंक सो अभी शिपिंग एजेंसी ने इसको देखा है, इसको आइडेंटिफाई किया है। आई थिंक ये शिपिंग एजेंसीज का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रांड्स के लिए तो है ही, हाँ, पर उनके एंड से भी दिस इज अ लॉस फॉर देम एज वेल। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर जो ब्रांड है जिसने टाई अप किया उस एजेंसी के साथ, उसके ऊपर पूरा जा रहा है रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। सो इसलिए शिपिंग एजेंसी ने अभी बहुत सारी चीजें निकाली है, जैसे इंश्योरेंस निकाला है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और उन्होंने इवन दे हैव चेंज द मॉडल ऑफ कुरियर पार्टनर और सिलेक्शन ऑफ द पार्टनर। वहाँ पे अपने पास रेटिंग आ जाता है कि ये कुरियर पार्टनर आउट ऑफ 5 व्हाट्स हिज रेटिंग, तो वो अपने को एक बेनिफिट हो जाता है कि हाँ, आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। और ऊपर से इंश्योरेंस भी होता है, तो वी कैन क्लेम द इंश्योरेंस कि भाई अपना प्रोडक्ट लॉस हुआ तो वील बी गेटिंग आवर फंड्स। गॉट इट, समझ गया। जैसे आपने कहा कि आरटीओ सॉल्व करने का हो गया, कॉल कंफर्मेशन, पार्शियल सीओडी। अब मुझे ये जानना था कि मैंने जितना समझा है दूसरे लोगों से भी बात करके, कि अगर आपका ब्रांड अच्छा है, ब्रांड, लोगों को ब्रांड पे ट्रस्ट है, तो फिर आरटीओ कम हो सकता है उस तरीके से भी। डेफिनेटली। सो सेइंग ना, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, राइट। तो वो ट्रस्ट हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। तो वहाँ सबसे बड़ा इशू आ गया कि हम लोग कंटिन्यूसली वी वर केटरिंग न्यू पीपल इंस्टेड ऑफ जो एग्जिस्टिंग है उनको और अच्छे से बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे और समझा सकते हैं, कैसे उनसे रीटारगेट कर सकते हैं। अगर वो किया होता ना, तो वहाँ पे ट्रस्ट धीरे धीरे करके एक्सपांड हो सकता था। गॉट इट। इस जर्नी का सबसे इमोशनल या पर्सनली टफ फेज कौन सा था? कब आपको लगा कि भाई अब मुझे छोड़ देना चाहिए? जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में भी ये था कि बिजनेस स्लिप होना कब आपको शुरू हुआ, ऐसा लगा? सो 4th ईयर जैसा मैंने आपको बताया, तब it was very emotional year for me. Like I was going through a lot of things, family, business, and मेरी फैमिली में मैं अकेला बंदा हूँ जिसने कह सकते हैं एक अच्छी खासी गद्दी को छोड़ के gone for a struggle area. Yeah, I think that's a good thing. I think yeah. That's a good thing, but still उसके भी बैकलैशेस बहुत होते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज थे. Business was not working.
I almost didn't came out of a room for 6 months. Oh my God. I was in a depression, heavy depression. Hmm. I cried a lot. I felt कि मैं even I was very peak पे आ गया था कि I should end my life. I was that depressed. Oh my But God. वहाँ पे my wife, she Hmm. sorry sorry yeah, It's okay, sir. she supported me like देख भाई Hmm. ये धंधा नहीं चला ना इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई. Move on, Hmm. think something. Hmm. This time learn what you have done wrong in this. Hmm. And then नया शुरुआत कर. इधर कब तक रूम में बैठा रहेगा, कब तक किसी को नहीं मिलेगा, कब तक तू ये सेंटी लाइफ और अपने आप को वो क्या बोलते हैं बेचारा बना के रखेगा. कम आउट, ओपन अप, टॉक टू मी. बिकॉज मैं मेरी वाइफ से भी बात नहीं करता था. 6 months हैव बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर मी. ऐसा मतलब मैं 2022 around. यस 2020 कोविड भी था तभी. 2021 से लेके 2020 मतलब 2021 हाफ से लेके 22 बहुत सारी चीज सीखने मिली अकेले रहकर. Right. और आई थिंक कोविड की वजह से कुछ ब्रांड्स के लिए इट वाज अ ब्लेसिंग इन सम वे. यस और कुछ ब्रांड के लिए नहीं. कुछ ब्रांड्स के लिए शायद नहीं था वो. नहीं था. उसके बाद इफ यूड लाइक टू ऐड समथिंग मोर टू इट स्ट्रेटेजिक वे में, जैसे इमोशनल चैलेंज ऑब्वियसली जो आपने ये कहा कि यू रियलाइज कि बिजनेस नहीं चल रहा, नंबर वाइज अगर आप कुछ बताना चाहो तो. नंबर जैसे अगर सेल्स गिर रहे, आरटीओ आपने बोला आरटीओ का इशू आने लगा है, क्या सीन, क्योंकि बिजनेस अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इट वाज ग्रोइंग. या इसलिए तो इन्वेस्टर्स आए थे. इन्वेस्टर्स भी आए थे. यस. तो इन्वेस्टर रिलेटेड आपकी कोई लर्निंग हो उस जर्नी से तो क्या रही होगी? सो क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपनी Yes, ऑन पेपर पैसे है अपने पास, डेफिनेटली तो लोग अट्रैक्ट होने लगे. इन्वेस्टर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एक बहुत बड़ा बबल है. जब मैंने मेंस लैब स्टार्ट किया था मैं वो ट्रैप में फंस गया. इन्वेस्टिंग बबल रेजिंग फंड वाले ट्रैप में फंस गया. मैंने यही सोचा कि 6 महीना कंपनी को बड़ा करेंगे, नंबर्स बड़े करेंगे, इन्वेस्टर्स लाएंगे, बेच देंगे, कंपनी बेच देंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे. बिकॉज उस टाइम पे ही बहुत सारी ब्रांड्स थी, दे वर रेजिंग फंड्स. अभी भी बहुत ऐसी चीजें होती है कि ऑन पेपर वैल्यूएशन बढ़ा के बेच देंगे. तो मैं पीछे बढ़ गया इन्वेस्टर्स के. और इन्वेस्टमेंट भी आ गई. कितने की थी? इट्स अराउंड $250,000. कहाँ से रेज किया आपने? ये इंडियन एंजल इन्वेस्टर्स ही है. ओके. तो उसमें से रेज किया था. फिर पता चला कि इट्स अ ट्रैप. कितने परसेंटेज के लिए था वो? इट्स 15% to 15%. सो एक बहुत बड़ा ट्रैप था ये. अंदर आने के बाद पता चला कि भाई इन्वेस्टमेंट तो ले ली, अभी उसको मैनेज कौन करेगा? बिकॉज वंस यू टेक एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर विल बी ऑलवेज ऑन योर हेड. राइट. क्योंकि अभी भी हम शार्क टैंक देखते हैं तो एक मिसकंसेप्शन शायद वहाँ से क्रिएट हो रहा है, बट आई थिंक पीपल आर learning from it, and Shark Tank along the way is also trying to educate people more about raising funds and investments and everything, which is a good thing. पर ये जो डार्क साइड आप बता रहे हो थोड़ा उसका और डीप में जाओ एक बार. यस. सो इन्वेस्टर सिर्फ पहली 2 पिच में अच्छा दिखता है. कन्वर्जन के बाद इन्वेस्टर, सारे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. हाँ, obviously. आई एम टॉकिंग अबाउट सम इन्वेस्टर्स हु आर देयर फॉर ओनली प्रॉफिट. उनको और कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ नंबर्स दिखते हैं और ऑन अ पॉजिटिव नंबर. सो आगे से आपको वो इन्वेस्टर हमेशा स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा पूरी हेल्प करेगा, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये कनेक्शन निकालेगा. बट एट द एंड व्हेन यू टेक एन इन्वेस्टमेंट, हर महीने में आपके गर्लफ्रेंड के, आपके वाइफ के, आपके मॉम के, आपके डैड के इतने कॉल नहीं आएंगे जितने वो इन्वेस्टर के कॉल आएंगे. तो भाई क्या चल रहा है, कहाँ पहुँचा. बट व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग कि मुझे यहाँ का कनेक्शन निकाल दो, हाँ मैं नेक्स्ट मीटिंग सेट करता हूँ, पर वो होता नहीं होता. जस्ट बैड इन्वेस्टर आई थिंक. हाँ, दे आर जस्ट बैड इन्वेस्टर. दैट्स व्हाई एक सिंपल एडवाइस मेरा यही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी अ बूटस्ट्रैप. इफ यू नीड ए फंडिंग, इन्वेस्टर को एकदम
डिटेल में चेक करो उसके प्रीवियस फंडिंग उसने कहाँ कहाँ की है। अगर मौका मिले तो उनके फाउंडर से बात करो कि हाउ इज दिस इन्वेस्टर, इसके प्लस पॉइंट्स बताओ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, पूरा रिसर्च कर लो। एंड व्हेन एवरीथिंग इज डन तब जाके उसको पिच करो और उसके बाद उसकी आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया कि ओके आई विल बी इन्वेस्टिंग इन योर ब्रांड एंड कल नेक्स्ट डे आपको चेक मिल जाएगा। नहीं, उसका क्या प्रोसेस होता है? आपको पहले इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब यू डू अ 2 मिनट्स पिच, पहले 2 मिनट में आपकी ब्रांड समझाओगे, उसके बाद वापस एक और पिच होती है जहाँ पे आप पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ब्रांड का विजन क्या है, आप नेक्स्ट 3 साल में क्या करने वाले हो, आपके फंडिंग के साथ हम क्या करने वाले हैं, और पूरा रोड मैप होता है। उसके बाद जब वो अप्रूव करता है कि ठीक है चलो आई विल बी इन्वेस्टिंग यू, उसके बाद होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में आपकी पूरी कंपनी वो ऊपर से नीचे देख लेता है कि क्या कहाँ पे है, नंबर्स क्या है, उसने मेरे को जो नंबर्स पीपीटी में बताया वो सेम है कि नहीं है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट चेक। फर्स्ट चेक पूरा चेक नहीं होता, कभी कभी हाफ अमाउंट भी होता है, कभी 25% भी होता है, और वो डिवाइड होता है इन 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो इस टाइप से पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होती है। और उसके बाद आपका फर्स्ट चेक देने के बाद से आपके इन्वेस्टर हैज फुल अथॉरिटी टू आस्क यू एवरी सिंगल क्वेश्चन। आप यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, ऑब्वियसली यू कैन नॉट, एंड इफ यू हाइड एनीथिंग इट्स गोइंग टू बैकलैश योर ओन ब्रांड। हाँ करेक्ट, आप तो फिर चोर देखोगे। एग्जैक्टली, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि आप जब इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो आपके सिर पे कोई बैठने वाला है। अब अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो एंड आपको लगता है कि हाँ आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर पाओगे, देन ओनली टेक इन्वेस्टमेंट। नहीं तो जब इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, एग्जिट का टाइम आता है, दे विल वेट फॉर 1 year 2 year मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल बाद बोलेंगे भाई अब बोल क्या करना है, मेरे को एग्जिट चाहिए, नाउ हाउ यू विल गिव मी एग्जिट। एंड उस टाइम पे अगर अपने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इट्स वेरी टफ फॉर यू टू गिव हिम एन एग्जिट। राइट, एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में, कि अर्लियर मेरे दिमाग में भी ये था कि इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, कंपनी फेल हो गई तो पैसा भूल जाओ, इन्वेस्टर कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, ओके, नहीं, टेक्निकली लीगली ये चीज राइट है। ओह ऐसा होता है? टेक्निकली लीगली इट्स राइट, क्योंकि उसने रिस्क लेके पैसे डाले हैं ना। हाँ, बट हर इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अपना, नहीं है। हाँ हर इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसा नहीं है, वो उसको एट द एंड चाहिए प्रॉफिट, और मिनिमम उतना रिटर्न जितना उसने एक्सपेक्ट किया है, लोएस्ट से लोएस्ट वो उतना तो सोचता ही है। ओके, वो सिर पे बैठ जाएगा और वो आपको बोलेगा कि भाई मैं एग्जिट अभी तो नहीं लूंगा, दी वोंट टेक एग्जिट, बट यू हैव टू मेक समथिंग और उसको गिव देम एन एग्जिट। हाँ, And that is the more challenging part now, क्योंकि कंपनी अगर नहीं चल रही है, अब तो तुम्हारे पास फंड्स भी नहीं है, तुम्हारे पास फंड्स नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट एक्ट, यू कैन नॉट मार्केट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू सेल द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। सो उसके बाद इन्वेस्टर आपके साथ चिपक जाएगा, एंड उसके बाद ही विल बी प्रेशराइजिंग यू, ही वोंट बी सेइंग, समझेगा नहीं बिल्कुल कि भाई पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, मैं और पैसा देता तो नहीं भाई, he will be on you, आपको कैसे भी करके प्रॉफिट लाना है। डंप योर प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो, बेच दो, कुछ भी कर दो, डंप योर प्रोडक्ट्स, वैल्यू इंक्रीज करो, मैं मेरे शेयर्स किसी और को बेच दूंगा। समझ गया, क्योंकि मैंने एक सही पूछना था आपको, तो ये बहुत ही विशियस साइकिल है कि चलो यहाँ पे ये इन्वेस्टर से काम नहीं हो रहा, इसको एग्जिट चाहिए, दूसरी रेस कर लेते हैं, ऐसा सोचा? नहीं, फिर मैंने इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचा कभी। नो, इवन जैसे मैं आपको बोला न्यू स्टार्टअप, उसमें भी कभी भी मेरा प्लानिंग है ही नहीं कि भाई मैं उसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा। बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, धीरे कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे। राइट, एक बार लोन लेने के लिए रेडी हूँ, लोन अच्छा है, राइट, एक बार इंटरेस्ट देके वो खत्म हो जाता है, बट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव है इसके, मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। अब देखा जाए तो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, पर्सनल लेवल पे क्या था वो? पर्सनल लेवल पे मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा सीखने मिली है, दैट इज़ तुम्हें जो भी करना है ना बस कर दो। ये मत सोचो कि मेरे ये करने से
वो मेरा बाजू वाला क्या सोचने वाला है, बिकॉज मैं इन मेंस लैब मैं कैमरा के सामने आ भी नहीं सकता था। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरा, मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आ सकता था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था पब्लिकली। मैं अगर ये कैमरा भी ना हो और मैं पब्लिकली भी आपसे बात नहीं कर सकता था, मैं इतना इंट्रोवर्ट था। तो मैंने यही देखा कि मुझे अगर कुछ सक्सेस पाना है तो मैंने वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैं अपने आप से अवॉइड करता था कि नहीं छोड़ो ना, नहीं करनी। इन लेमन टर्म्स से कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कल या परसों ही मैंने एक टर्म या वे एक लाइन सुनी है कि द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड डू इज ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग। एंड इफ आर 2 frogs इन द रूम, ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट। राइट। सिंपल। और वो चीज़ मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कि भाई मुझे सबसे पहले काम कौन सा नहीं करना पसंद है, जिसमें मुझे बहुत कंटाल आ रहा है और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा, मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ। ये खत्म हो जाएगा ना, हाँ उसके बाद तो पूरा दिन रिलैक्स है, फिर तो सारे पसंदीदा काम है। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग मिली इन मेंस लैब कि मुझे लोगों का नहीं सोचना है, मुझे मेरा सोचना है। बिकॉज आप या बाजू वाले 2 मिनट के लिए मेरे बारे में बात करोगे, फिर भूल जाने वाले हो यार कौन था वो भी नहीं पता। तो लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, देन आई फोकस ऑन अदर्स। सो ये सबसे बड़ी लर्निंग है। समझ गया। अगर आपको 0 से शुरू करने को मिले मेंस लैब, तो आप क्या अलग करोगे इस बार? इस बार एक चीज अलग करूंगा, दैट आई गो स्लो। आई गो स्लो। लोगों जल्दी जल्दी सब बहुत चाहिए, सबको मतलब ऐसा है कि पैसा डालो बन जाएगा, ऐसा नहीं। मैं एकदम धीरे, हाँ ठीक है, पहले अवेयरनेस क्रिएट की, फिर प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाया, फिर प्लेसमेंट्स किया, ऑनलाइन सेल्स किया, धीरे धीरे काम करना। ऐसा नहीं कि आज के एक ही दिन में एक साथ पूरा इंडिया केटर कर लो। बहुत बड़ा इंडिया है, 150 करोड़ लोग हैं, एक साथ नहीं कर सकते केटर। ये एक अपना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बीइंग एन इंडियन ब्रांड, कि आपके पास पब्लिक बहुत है। तो उसको अच्छे से छोटे छोटा बॉक्स बना के क्लियर करो। मेक योर फर्स्ट स्मॉल बॉक्स 100% परफेक्ट, फिर वही बॉक्स को रेप्लिकेट करो हर जगह। मैंने मेंस लैब में यही किया, मैं एक साथ पूरा फंड एक ही जगह पे डाल दिया। मैं समझा नहीं। जैसे कि मेंस लैब स्टार्ट किया, फर्स्ट डे ऑफ अ ब्रांड, जब मेंस लैब किसी को पता, मतलब इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द ब्रांड। आई विल आस्क यू वन थिंग इन योर पॉडकास्ट ओनली, वुड यू डू दिस कि पहले दिन आप ब्रांड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और आपने सीधा मार्केटिंग एजेंसी को पर मंथ 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया? क्या? नहीं, नेवर ऑब्वियसली। एंड व्हाट वो उन लोगों ने बोला कि दे विल बी डूइंग 30 पोस्ट, 2 स्टोरीज, 2 रील्स फॉर दैट। बस। विल यू डू दैट? नो। मेरे पास पैसे थे तभी, तो इसलिए आपको लगा कि पैसे है उड़ाओ। इतनी बड़ी कंपनी है, मार्केटिंग इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा नाम है, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग फोड़ देंगे। ये नहीं सोचा कि उनके काम करने के अंदर मुझे मेरा इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला था आपको कि मैंने ऐसा नहीं सोचा। एग्जैक्टली, मैं तब ऐसे ही सोचता था कि मैंने पैसे दे दिए, मेरे पैसे अब डबल हो जाएंगे। ये गलती एक सबसे बड़ी गलती है और ये चीज मैं नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर बिजनेस स्टार्टअप्स। एग्जैक्टली। ये किसी भी मोमेंट पे ऐसा अगर हम सोचें कि शायद द रीजन के बिजनेस फेल हुआ कि ब्रांड पे विश्वास नहीं था उस वक्त आपका व्हाई क्या था? व्हाई मेंस लैब? व्हाई मेंस लैब कि शायद वो क्लियर ना होने की वजह से भी ये चीज हो सकती है। माय व्हाई मेंस लैब वाज 100% क्लियर। क्या था? माय व्हाई मेंस लैब वाज my family comes from a very good background of business. तो my dad has achieved a lot of things. तो मेरा एक ही वाय था कि मुझे मेरे डैड की गद्दी पे नहीं बैठना। I want to create my own empire. This is why I wanted to do men's labor and I want to crack this. कि भाई मुझे खुद से कुछ स्टार्ट करना है जीरो से और उसको टॉप पे लेके जाना है। राइट। और वो विजन एकदम क्लियर था कि मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना, मुझे खुद का कुछ। पर ये तो एक पर्सनल वाई हुआ ना। ये पर्सनल वाई है क्योंकि उस तरीके से तो ये सेम ही चीज है कि वो एक पर्सनल वाई ये क्लियर है। बट विथ इफ आई थिंक अबाउट एलीट ज्ञान एक्सप्रेस, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया की मदद करनी है थ्रू एजुकेटिंग देम।
इन टर्म्स ऑफ दैट, यस, Yeah. दैट वाज नॉट क्लियर इन मेंस लैब हाँ कि एग्जैक्टली मैं क्या केटर करना चाहता हूँ. वही दैट वाज नॉट 100% क्लियर. ठीक है, कभी विजन कुछ और होता था, कभी विजन कुछ और होता था. तो Right. उस टाइम पे इट माय एज वाज अराउंड 20, 25? नो हाँ 22, 23, 24. Too young. हाँ, टू यंग. हाँ और आपने सोचा था उस वक्त कि भाई ये दिस इज इट, दिस इज गोइंग टू ब्लास्ट हाँ. माय वन एंड ओनली For- बिजनेस. मैं मतलब उम्मीदों के पहाड़ बन गए थे मेरे. मतलब ये तो मैं नेक्स्ट ईयर में मेरी एक लैम्बोर्गिनी होगी, यहाँ पे मेरा घर होगा, यहाँ पे ये होगा. मैंने एक बबल बना दिया था खुद का हाँ. कि भाई मैं खुद से कुछ कर रहा हूँ ना तो मैं सक्सेसफुल ही होऊंगा. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फेल होऊंगा. हाँ. और जब वो फेल होते हैं तो उसके बाद कैसे हिट लगती है, दैट वाज माय 6 months. क्रेजी क्रेजी. एक सडन क्वेश्चन आया. आई फील कि आप ब्रांड टर्म समझते हो बिकॉज यू आर ऑन टू अ न्यू बिजनेस Yes. नाउ व्हिच इज डूइंग प्रीटी वेल. तो आप बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से व्हाट इज अ ब्रांड, क्योंकि इतना बड़ा फेलियर लेना देन स्टैंडिंग बैक अप एंड डूइंग अ न्यू बिजनेस, यस. तो क्या होता है एक ब्रांड? सो अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आई टॉक अबाउट मेंसले बोली. एक नॉर्मल फेस वॉश है और एक ब्रांड का फेस वॉश है. अभी ये दोनों में एक ही चीज डिफरेंस है. इधर लोगों का ट्रस्ट और इधर बस एक नाम फेस वॉश. एक ब्रांड जब लगता है ना तो इफ इट्स अ ब्रांड, ब्रांड कब बनता है जब एक ब्रांड लोगों के उनके कस्टमर के अंदर एक वो ट्रस्ट बिठा दे कि मेरे प्रोडक्ट्स, मेरी पैकेजिंग, मेरी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू दी टॉप, सब एक टॉप नॉच क्वालिटी में एंड एवरीथिंग इज ऑथेंटिक. तब एक ब्रांड बनता है. और दूसरा जो फेस वॉश है दैट कैन नेवर बिकम अ ब्रांड बिकॉज it's just a face wash. फेस वॉश. हाँ. You are selling it to earn profit and here you are selling it to earn trust. जब आप ट्रस्ट के पीछे भागोगे तब आप ब्रांड बनाओगे, बट आप पैसे के पीछे भागोगे तब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाओगे. राइट. वाओ. तो क्या मेंस लैब के प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स थे ऐसे? नहीं, वो ब्रांड के हिसाब से ही बना रहे मैंने थे? ब्रांड के हिसाब से ही बनाया था. मुझे वो ट्रस्ट डिलीवर करना था बट मैं वो ट्रस्ट डिलीवर नहीं कर पाया. सो दिस इज हाउ ब्रांड्स आर क्रिएटेड. यू शुड नो हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट. अगर अभी आपको पूछो कि कोई नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है तो आप कैसे ट्रस्ट डेवलप करोगे? ऑब्वियसली वन इज विथ टाइम गोइंग स्लो. और उसके बाद I'll be talking about not brand. I'll be talking about my vision. कि भाई आज कौन सा इंस्टाग्राम पे पेज है ब्रांड का पेज जिसको आप ऐसा हार्डकोर फॉलो करते हो? नहीं. एग्जैक्टली कोई भी ब्रांड को फॉलो करना नहीं चाहता, बट वो ब्रांड क्या देने वाला है उसको फॉलो करते. जैसे आज मैं मेरे ब्रांड पे इंस्टेड ऑफ माई प्रोडक्ट्स आई शो देम समथिंग दैट दे कैन रिलेट, दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट. तो मैं उस टाइप का कुछ ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, मुझे ब्रांड के अंदर एक एजुकेशन बेचना, एक वैल्यू बेचनी है. सो दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर माय न्यू ब्रांड. Which you are. Yes. आपने बताया कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते थे. Yes. और हमने पहले भी बात की कि you collaborated with साकेत गोखले and आर्यन खन्ना way back. जब they were not these big shots, top of the top influencer community में भी. तो वो एक unpaid collab था. नहीं, paid collab. It was a paid collab but very small amount. उसका टर्न अराउंड कैसा था उस वक्त अगर देखा जाए? ईयर कौन सा था सिर्फ आप ये बता दो. 2000 and pre-COVID I think. No, yes, pre-COVID. 2018, 19 maybe. I don't remember. But it was an amazing turnaround. मतलब without running any ads, I got almost 10x return. 10x return. Almost 10x return. और अगर वो monetary value में बताओ तो? Numbers में it was around 5 to 7 lakhs. Wow. By one reel post? By one just post. One post. YouTube post. Yes. Wow. तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि चलो this thing is working? Yes. उस वक्त फंडिंग भी थी आपके पास? सब कुछ था. तो इस पे डबल डाउन कर दूं मैं? वही किया था हमने. किया था? Yes. हाँ मतलब not the same influencers. Yeah. वहाँ गलती. Why? यंग ब्लड. मतलब उस टाइम पे बिजनेस का नॉलेज ही नहीं था.
हाँ आप समझो, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मेरे को बस इतना एवरी दिख रहा। मिस्टेक इज अ लर्निंग कर्व Yes. हाँ सो मेरे जैसे ही हमारा फर्स्ट 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, या फिर हाँ 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, प्राइस राइज्ड। हम्म नहीं यार क्या प्राइस, तब नहीं सोचा कि भाई अरे यार ये प्रॉफिट दे रहा है यार। हाँ लर्निंग का उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ना, आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, आई वॉज एक वर्ड है वो याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम पे मैं एज अ बिजनेसमैन नहीं सोचता था। मैं सोचता था कि भाई कैसे उसको निचोड़ सकूं। पर ये आई एम स्टिल बिट कंफ्यूज्ड कि निचोड़ सकूं आई गॉट इट कि ऑब्वियसली दिस वाज अ मिस्टेक कि आपने फिर से उन्हीं लोगों को पिक उन्हीं लोगों को नहीं नहीं किया मैंने, हाँ फिर मैंने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ किया। और फिर वो टर्न अराउंड नहीं मिला आपको कि मिला वैसा टर्न अराउंड नहीं मिला, बट आई फाउंड आउट वन गुड पर्सन गुड पॉइंट, या पर्सन नहीं पॉइंट, कि इंस्टाग्राम ऑडियंस एंड यूट्यूब ऑडियंस आर टू डिफरेंट थिंग। टोटली या इंस्टाग्राम ऑडियंस इज आपको वो जो रील्स दिखती है 30 सेकंड्स, दे विल रिमेंबर यू फॉर 30 सेकंड्स, और फिर दूसरी बार याद करेंगे जब आपकी दूसरी रील इनके सामने आएगी। 30 सेकंड्स भी नहीं होता 3-4 सेकंड बहुत है हाँ एंड यूट्यूब ऑडियंस, दे स्टे they watch your entire video, वो आपको हार्डकोर फॉलो करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया था कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं फोकस करके मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स पे फोकस करूं, और मैंने वो किया भी, और वहां से हमारा अच्छा खासा टर्न अराउंड आया। बट आई नेवर स्टक विद अ सिंगल पर्सन, दैट वाज योर दैट मिस्टेक वाज अ मिस्टेक। कि एक ये भी पॉइंट था कि यार इसका ही फेस देख देख कर लोग थक जाएंगे, गॉट इट कि भाई इसका फेस ही आ रहा है कंटिन्यूसली, तो एक हाँ। बर्नआउट आ जाएगा कि हाँ रोज इसका ही फेस दिख रहा हूँ यार, हाँ। कोई और नए बंदे तो आए भी नहीं रहे। हाँ इसलिए हम लोगों ने एक पॉइंट लिया कि नहीं यार चलो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं, ये महंगा बोल रहा है, चल कुछ नहीं नेक्स्ट दूसरा। उस वक्त वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि भाई हाँ। दिस इज द राइट पर्सन प्लेटफॉर्म हाँ। मतलब समझ गया मैं कि ये आदमी सही है वो आपको रियलाइज नहीं हुआ हाँ कि द पर्सन हु इज selling it for you is more More important than important, just yes. picking any Random. influencer with random huge numbers एग्जैक्टली ये एक मतलब उस टाइम पे, अभी आप जैसे बोल रहे हो पॉडकास्ट हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, यहाँ से हमें समझ आता है, राइट हमें ये सारी जो पास्ट में लर्निंग की हम वैसे पॉडकास्ट देख के समझ सकते हैं। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ नहीं था उतना हमको सीखना था हमारी गलतियों से ही, ना ही कोई और बोल के आने वाला था कि हाँ तूने ये गलत किया, या देयर वर नो वन, नो एडवाइजर्स, नथिंग। हमको सारे एरर मतलब ट्रायल एंड एरर्स ही करने थे, तो उस बेसिस पे हमको किसी ने सिखाया नहीं, किसी जो ने आपके समझाया इन्वेस्टर नहीं। है उनको ऐसा कभी आपने बोला नहीं कि भाई प्लीज टीच अस व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग बहुत बार उनका टाइम मांगा, हाँ बट टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला हाँ Okay. यस, दैट्स द मेन रीजन, लाइक वो लोग एक में तो इन्वेस्ट नहीं करते, राइट बहुत सारी जगह पे इन अ लॉट they ऑफ invested, थिंग्स, yeah. तो उनके पास टाइम निकालना, और दे आर नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स, दे हैव देयर ओन बिजनेस आल्सो, Correct. सो दे आर मोर फोकस्ड इन दैट। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उनको पूछते थे कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ कैन वी सॉल्व इट, वी गो ऑन जूम कॉल, बट फिर भी सिर्फ बातें होती है, एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियसली हमें ही करना है। राइट टू सम एवरीथिंग अप सर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट्स द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हर्ड फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस आई गॉट फ्रॉम नो नो एनीवन वो क्या थी या worst piece of advice, it was, I need to, मतलब मेरे को वो देखना पड़ेगा कौन सी वाली सादा वर्स्ट थी। अगर पूरा सम अप करके थोड़ा सा हाँ। जिस्ट बना दो तो I'll talk about the retail part only. Worst piece of advice, एक I won't say the name, but उन्होंने बोला था कि मार्केट में प्रोडक्ट फिट करके कुछ होता ही नहीं है, अरे भगवान उसमें आप प्रोडक्ट डाल दो बिक जाता है, बस प्रोडक्ट डालने की देरी है। द सेम टोन ही सेड, प्रोडक्ट बस डालने की देरी है, अब डालो बेच मैं दूंगा। अरे भगवान वो सबसे वर्स्ट एडवाइस था, और वो एडवाइस की वजह से मैंने इनिशियल के 6 महीने काइंड ऑफ वेस्ट किए। और बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर अब आपको किसी को देना हो तो मेरे को अगर किसी को देना हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि आप दूसरों का मत सोचो, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, यू डोंट थिंक कि मेरे ये करने से इसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर इसके लिए क्या कितना बेनिफिट।
if you are in a business, हम्म now you have to be a sharp and as a businessman. हम्म मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, हम्म उसका नुकसान हो रहा है, उसको उसके उसमें प्रॉफिट कैसे लाना है उसकी जिम्मेदारी है. मुझे मेरा प्रॉफिट करना है बाय हुक और बाय कुक. मुझे थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग माय ओन ब्रांड, मुझे लेने पड़ेंगे. मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं उसका कैसे भला करूं, बिकॉज आप किसी और का भला करोगे. दिस इज it is very aggressive. Very it is aggressive. kind of very selfish also in a way, but is this the only way to win? Maybe in this generation, in this generation. is the only way. Because आपका सबके लिए अच्छा होना आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है. Wow. Very nice. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. सबके लिए अच्छा होना, क्योंकि हाँ मे भी शायद उस पॉइंट पे लोग फायदा उठाने लगते हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज आप जितना ज्यादा पोलाइटली बात करोगे ना, वो बंदा आपको हल्के में ही लेने वाला है. हाँ ठीक है, इसको तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा मेरी तरफ. बट व्हेन यू आर फर्म कि नहीं मुझे ये डिसीजन लिया, एंड फर्स्ट नंबर वन थिंग, आप अपने गट पे फुल भरोसा रखो कि आपने अगर सोचा है, आपके दिमाग में अगर वो आइडिया आया है तो कोई रीजन से आया है. राइट, मैं भी ये मानता हूँ. अगर आपने ये आइडिया, मैंने आपको पिच किया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो वो आपका पर्सपेक्टिव है. मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे दिमाग में आइडिया, एक बार मैं ट्राई तो करूं. राइट, मैं मेरी गलती होगी, मैं अपने आप ही सीखूंगा. आई हैव नो वन टू ब्लेम. इट्स एग्जैक्टली, इट्स मी. बट यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंने आपको आइडिया पिच किया, आपने बोला नहीं नहीं ये मार्केट में अगर होता तो बड़ी बड़ी ब्रांड नहीं कर लेते. ओह यार, बट मेरे दिमाग में आइडिया है, अभी उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया होगा, इसलिए उन लोगों ने नहीं किया. अब मेरे दिमाग में आइडिया, तो लेट मी डू इट. राइट, लेट मी डू इट. आई डोंट वांट टू सी, बिकॉज मैंने ये डायलॉग बहुत सुना है. मैंने स्टार्टेड मेंस लैब इंटीमेट हाइजीन, तो मेरे को कितने लोगों ने बोला कि यार अगर ये इतना अच्छा ही प्रोडक्ट होता तो ये बैठे ही है बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स बना लेते, क्यों वेट करते. बोला तब मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था यार, सही बात तो सही है. बट फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया, अगर उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया हुआ होगा तो वो भी तो एक पॉइंट है. वो भी तो एक पॉइंट है यार. लिसन टू योर गट. तुमको आइडिया आया ना, इनिशिएट इट, वर्क ऑन इट एंड सी व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट. इट्स नॉट श्योर कि वो आइडिया सही है कि आपको आया है, बट उसके ऊपर पड़ जाओ. डोंट लीव इट. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हेन यू आर ऑन अ डेथ बेड आइडियाज तुम्हारे आसपास है कि मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने कुछ नहीं किया. राइट, रिग्रेट नहीं करना. राइट, करके छोड़ दो. थैंक यू सो मच हिरेन सर. विल क्लोज आवर कन्वर्सेशन हियर. थैंक यू सो मेरे मच. लिए भी इतना ज़्यादा क्रेजी और ये इंसाइटफुल था ना, दैट आई एम सरप्राइज, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रॉम अ फील्ड बिजनेस समवन कैन लर्न दिस मच. You can learn from only your failures. Yeah. Success से कभी कुछ सीखने नहीं मिलेगा. Once again, thank you so much. Thank you so much. Wow.